हाँ जी, चैप्टर नंबर 9 है हमारा। अब फोकस करना है, और इसमें से जो हमारी चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक स्टैंडर्ड इसको कवर करता है जिसे हम कहते हैं IAS 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अपनी खोई दुनिया से वापस आओ, समझ जाओ कि अब आपके पेपर जो पिछले हैं वो सारे पास हैं और हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस आप अल्लाह लियो, अपनी बातें खत्म कर दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई एक नहीं होती, काफी सारी होती, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक बार उसका दोबारा प्रॉपर फॉर्मेट पढ़ना है। उसकी खास वजह है कि इसके जो मिनिमम मार्क्स हैं हमारे सिलेबस में वो 20 है, मतलब एक चैप्टर 20 मार्क्स मिनिमम और मैक्सिमम 26 तक। इसके 3 MCQs भी आ जाते हैं, कभी एक MCQ इसके चैप्टर में से आ गया, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए। तो मिनिमम वेटेज 20 नंबर तो है ही है, 26 नंबर तक ये पेपर में जा सकता है। मतलब हमारे पासिंग मार्क्स का हाफ यही है। और सिर्फ पासिंग मार्क्स ही नहीं, बल्कि अकाउंटिंग के अंदर आपकी सोचने समझने की सलाहियत भी ये टॉपिक इंप्रूव करता है। काफी सारी चीजें होंगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्योर प्रैक्टिकली पढ़ाऊं। ऐसा भी हो सकता है रटा भी लगवाया जा सकता है, और रटा लगाया भी जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पर थोड़ा टाइम लगाएं, और बाकी डेली बेस पे इसको हमने थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। मतलब जो सवाल मैं आपको दूंगा, अगले दिन मैं आपने चेक भी करना है और उसको डिस्कस भी करना है। तो ये सवाल अगर हमारा ठीक हो जाता है तो 20 नंबर तो समझो पक्के, क्योंकि इसमें से अगर सवाल आपकी सारी एडजस्टमेंट ठीक ठीक हो रही हैं, और जो कि ज्यादा चांसेस हैं कि हो जाती है, कुछ लोगों का ठीक नहीं भी होता, लेकिन सिर्फ वही जो शौक से इसको सीखता है, इसको सीखना है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो बेसिकली 5। उसे आप कंपोनेंट या कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अगर हम बताएं इसका, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, या इसे बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी पहली गलती यहां से पकड़ी जाती है स्टूडेंट की। क्या पेपर में पूछ लेते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, क्या पूछा जाएगा? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ। पहला ही सवाल गलत, स्टूडेंट ये कंपोनेंट लिख कर आ जाते। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समथिंग एल्स। कंपोनेंट और एलिमेंट्स में फर्क है। एलिमेंट्स आपको पता है और नहीं भी पता। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है भला? एसेट्स और एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और इक्विटी, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो जो 5 हेड ऑफ अकाउंटिंग नहीं बोलते हो, इक्विटी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, ये है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पेपर में एक दफा सवाल आ गया था जी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, स्टूडेंट ये कंपोनेंट लिखकर आ गए थे, क्योंकि थोड़ा सा तो फर्क नजर आता है। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तीसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। चौथा कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पांचवा कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द अकाउंट्स, या डायरेक्ट लिख दो नोट्स टू द अकाउंट्स या नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 कंपोनेंट हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर अगर एलिमेंट पूछेगा तो क्या बताना है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, दैट इज एलिमेंट। और अगर आपसे कोई पूछे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एलिमेंट्स बताओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एलिमेंट्स इनकम और एक्सपेंस, और फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। नहीं बताइए, भूले हुए मुझे पता है, इसलिए शुरू से ही पढ़ने लगे हैं। बेसिक से मैंने पढ़ाना शुरू करना है, क्योंकि इन 20 नंबरों को तो हमने बहुत रिस्पेक्ट देनी है, ताकि ये हमारी रिस्पेक्ट बढ़ाए। चले जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इसमें से ये 2 हमारे सिलेबस में है, जिसमें से 20 मार्क्स का पेपर आना है, 10-10 नंबर। और ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके नाम हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट और इसके अदर नेम्स की तरफ चलते हैं। इसके फॉर्मेट्स क्या हैं और इसके और नाम क्या क्या रखे हुए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसका भाई साहब एक नाम हुआ करता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस। ये इसका एक नाम हुआ करता था किसी जमाने में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस। आजकल इसका एक, इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा चेंज है, उसकी वजह से इनके नाम थोड़े शॉर्टकट हो गए। जैसे इसका एक नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक बड़ा नाम है, इसके अंदर छोटी छोटी कुछ लाइन आइटम रिमूव करने से नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जैसे अगर आपके पास आ जाता है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो उसमें एक हेड रिमूव हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो कौन सा हेड रिमूव होता है वो अभी हम देखते हैं। फिर इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ये इसके नाम है, और इसका एक और भी नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है, क्या मतलब है कि आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या आपकी कंपनी का लॉस हुआ है। परफॉर्मेंस का पता चलता है। एक होती है पोजीशन, एक होती है परफॉर्मेंस। पोजीशन क्या है? आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट कहां से पता चलता है भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बोला जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस भी बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बोला जाता है।
और इनकम स्टेट में भी बोला जाता है। गॉट इट? अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट आपको पहले भी आता है। एक दफा फॉर्मेट लिखवाने का मकसद ये है कि एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और दूसरा आपको वो चीजें एक दफा दोबारा याद भी हो जाएगी। अब ये आपको टॉपिक शुरू में आसान लगेगा, पहले भी शुरू में आसान लगा था, लेकिन मुश्किल तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, मुश्किल तो अब पढ़ना है हमें। कि फॉर्मेट में आ जाए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? नाम। किसका? कंपनी का। इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम लिखना। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी किसे कहते हैं? जिसका काम कर रहे हैं, जिसका प्रॉफिट फाइंड करना है, जिसका ऑडिट कर रहे हो, उसका नाम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर स्टेटमेंट का नाम होना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हो? तो नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या इसकी जगह कोई और नाम लिखा जा सकता है? तो आंसर इज यस। यहां पर इनकम स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आर। हम कौन सा नाम लिखेंगे? जो वो पूछेगा, वो कहेगा फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ, तो फिर हम कौन सा नाम लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो फिर वो लिख देंगे। पहले जमाने में आप पुराने सवालों में देखोगे ना, तो लफ्ज लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखा होगा? प्रॉफिट। और अब क्या लिखा होगा? प्रॉफिट आर लॉस। OR, प्रॉफिट और लॉस। तो सही नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो वो भी आ सकता है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है, फॉर द ईयर एंडेड। यहां पर फॉर द पीरियड एंडेड भी आ सकता है, फॉर द ईयर एंडेड भी आ सकता है। और यहां पर आप लिखोगे जो डेट है 31 दिसंबर 2023 कर लेते हैं, क्योंकि 24 भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपके पेपर में तो शायद खत्म हो जाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग एंटिटी। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। किस साल का? रिपोर्टिंग ईयर भी बोलते हैं। किस साल का आप काम कर रहे हो, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। रिपोर्टिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये नाम है। और ये हमारी बुक से मैं बातें बता रहा हूं, ये हमारे चैप्टर नंबर 9 में ये बातें लिखी हुई हैं। ओके जी। उसके बाद जो मैं अभी लिखने लगा हूं, ये किसी फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, ये हमारी अपनी चॉइस है। आई कैप ने एक ही कॉलम के अंदर प्लस माइनस कर देता है। मिक्स होने के डर से मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, ताकि हमारा मिक्स ना हो जाए, ताकि पेपर में तो सारा गिवन होता है फॉर्मेट, इसलिए मैं उसी हिसाब से पढ़ाने लगा हूं। सबसे पहले आपने देखना अपने सवाल के अंदर कि कितना रेवेन्यू गिवन है। रेवेन्यू के नाम से होगा या इसमें से लेस कर देंगे अगर सवाल के अंदर सेल्स रिटर्न होंगी तो। इसका एक और नाम भी होता है, रिटर्न इनवर्ड। क्या नाम होता है? रिटर्न इनवर्ड। फिर इसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट अलाउड। अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट अलाउड भी बताया होगा। ये सारा काम हमारा रफ वर्क है। पेपर के अंदर क्या होगा? एक बॉक्स बना होगा। अब ये 2 तरह का बॉक्स बना होता है। एक बॉक्स उन लोगों के लिए जिनकी किस्मत अच्छी, मतलब वो क्लिक करेंगे, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे। जो आपने नेट किया होगा, आप देखोगे कि हमारा जो नेट किया आंसर उन 4 ऑप्शन में है, या उसने नेट करके आंसर देता है, या जो आपने लिखा है ना प्लस माइनस, वो भी ऐसे लिखेगा, सेल माइनस सेल रिटर्न की अमाउंट होगी माइनस डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट होगी। 4 ऑप्शन होगी। कैसे? एक सेल की अकेली, एक सेल में से रिटर्न माइनस करके, एक सेल में से रिटर्न भी माइनस किया होगा, और डिस्काउंट अलाउड अगर होगा तो 4 ऑप्शन होगी। हम देखेंगे कि हमारी अमाउंट के साथ कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। जैसे ऑप्शन मैच करेगी, उस ऑप्शन को टिक करेंगे,
ये बॉक्स फिल हो जाएगा। और वो लोग जिनकी किस्मत खाली होती है उसका बॉक्स भी खाली होता है। मतलब जब वो बॉक्स में एंटर करेगा ना तो उसको खुद कैलकुलेटर से ये प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो आपके पेपर में ये बॉक्स होगा, ना कि ये कॉलम होगा। ये कॉलम हमारी वर्किंग है। ये आप चाहो तो कैलकुलेटर पे कर लेना, चाहो तो लिख कर लेना, ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि एक पेज तो आपके पास होता ही है। चाहे वो उसी पेज में जो मर्जी करने, मेन यही वर्किंग होती है। तो यहां पर हम लिखे लाइन लगा देते हैं जो हमारा तरीकाकार होता है, और यहां पर अमाउंट लिख, और हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो आई कैप का सॉल्यूशन को सही नजर नहीं आ रहा तो इधर आ जाए, परेशान क्यों होकर बैठे। ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा ये आपके सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगा, ये आपकी वर्किंग होगी। वो जो सेकंड कॉलम होगा वो आपके सॉल्यूशन के अंदर होगा। अब हम आगे चलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। हम तो लिखते हैं ना लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कभी ये लिखा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कभी कॉस्ट ऑफ सेल, कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक ही बात होगी। इसका हम कलर ही चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे क्या ओपनिंग स्टॉक है, कभी होगा कभी नहीं होगा। प्लस परचेजेस हैं, कभी होंगी कभी नहीं होंगी। माइनस परचेज रिटर्न, माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड, प्लस कैरेज इन, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या इसके अलावा भी यहां कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको लगे कोई खर्चा डायरेक्ट परचेजेस के साथ लगा हुआ, जैसे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आ जाता है कभी कभी। अब इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या होता है भला? स्टॉक को खरीदते वक्त जो दरमियान में इंश्योरेंस की वो भी ऐड कर दो। अगर सवाल के अंदर ऐड किया हुआ है ना, कोई कस्टम ड्यूटी आ जाती है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी आ जाती है। आपको याद होगा इन्वेंट्री के अंदर हमने ये पढ़ा है कि रिटेलर कौन कौन सी चीजें इन्वेंट्री में ऐड कर सकता है। वो चीजें अगर आपको फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर भी गिवन हो ना, तो वो भी परचेज के अंदर प्लस करने की इजाजत है। इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, वही सारी चीजें जो आपने इन्वेंट्री के लेक्चर 4 भेजे थे मैंने, शायद सबने लिया या कोई बंदा मिस तो नहीं कर बैठा अभी तक? कोई बात नहीं, अगर मिस किया तो कोई मसला नहीं, मैं आपको वो एक पूरी लिस्ट भेज दूंगा। आपने डेली बेस पर एक लेक्चर लिया करना है और मुझसे आकर डिस्कस करना है कि वो अगर आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर दोबारा तब करवाऊंगा अगर टाइम बचा तो, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, उसके 12 लेक्चर है। तो 12 लेक्चर अगर हम करने बैठ गए तो हमारा सिलेबस डिले हो जाएगा। तो इसलिए वो उसके लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने चाहे एक लेक्चर दिन का सुने चाहे 2 सुने, क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने जो लेक्चर लिया वो आपको आता भी। बाकी आज तो थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि कुछ लोग नहीं आए और उनके लिए ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और कल से हम प्रॉपर अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो इन्वेंट्री में थोड़े वीक थे या पहले उन्होंने लेक्चर नहीं लिए, वो मैनेज करेंगे और एज अर्ली एज पॉसिबल मैनेज करेंगे, ताकि फिर उनका बर्डन आने वाले दिनों में कम हो। बाकी कोई नहीं टॉपिक बढ़े, बाकी छोटे छोटे टॉपिक है। हम अगर चाहें तो 2-2 दिन में एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इतनी भी स्पीड नहीं मारेंगे। रिजल्ट तक तो वैसे भी आप लोगों का दिल नहीं करेगा पढ़ने का। चलें जनाब, फिर यहां पर एक बॉक्स आएगा। अब ये हमारा काम, और बॉक्स वाला सॉल्यूशन के अंदर बॉक्स बनाया होगा। फिर वैसे ही बॉक्स जैसे मैंने कहा, आप क्लिक करोगे 4 ऑप्शन आएंगी, आप अपने प्लस माइनस उसके साथ मैच कर लेना, या फाइनल रिजल्ट होगा या वो भी एज इट इज लिख देगा। एक रो के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस लिखा होगा, आगे एक वैल्यू, माइनस कुछ वैल्यू, प्लस कुछ वैल्यू। आपने देखना है कि जो आपके कॉलम के साथ मैच करेगा। कुछ चीजें आपको वहां से देखकर भी पता चल जाएंगी कि अगर हम ये भूल रहे थे। अब देखिए आंसर में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस हर आंसर के अंदर होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी हर आंसर के अंदर होगा। एक ऑप्शन होगी जिसमें कैरेज एंड ऐड होगा, और एक ऑप्शन होगी जिसमें कैरेज एंड ऐड नहीं होगा। एक ऑप्शन होगी जिसमें डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस कर रहा होगा, और एक ऑप्शन में नहीं कर रहा होगा। तो हमने ये देखना है
कि कौन सी हमारी ऑप्शन है जिसमें जो प्लस हो रहा है जो माइनस हो रहा है एग्जैक्ट हो रहा है। तो यहां पर आंसर गिवन होगा, वो हम क्लिक करेंगे, ये आंसर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट होगा और यहां पर बॉक्स खाली होगा, ये नहीं भरा होता, तो ये हमने भरना है। कैसे भरेंगे? सेल में से, इस अमाउंट में से ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। ब्रैकेट की वहां नहीं होती गुंजाइश, ब्रैकेट होती नहीं है, सिर्फ हमने फिल करना होता है बॉक्स, और जो आंसर होगा ये हम खुद फिल करेंगे, ये किसी का भी नहीं होता, ये खुद लिखना होता है। गॉट इट? सेल की वैल्यूज गिवन होगी, कॉस्ट ऑफ सेल हम लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेस अदर एक्सपेंसेस। कभी लिखा होगा लेस अदर एक्सपेंसेस, कभी लिखा होगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक ही बात होगी, लेस अदर एक्सपेंसेस या लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस अदर एक्सपेंसेस। अब ये भी बातें सुन ले गौर से, ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें गलती हो सकती है। कभी वो आपको खुद बता देगा, सेलेक्ट भी करने की जरूरत नहीं होगी। कभी दोनों साइड पर बॉक्सेस होंगे। किस तरह से बॉक्सेस होंगे कि यहां पर एक बॉक्स होगा, आप क्लिक करोगे, उसमें आ जाएगी फाइनेंस कॉस्ट, उसमें आ जाएगी एडमिन एक्सपेंसेस, उसमें आ जाएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नाम होंगे एक्सपेंसेस के। या वो ऐसा बताया होगा, मेन जो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो 3-4 ही होते हैं। एक वो बता देगा एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर वो एक ही बॉक्स होगा उसका। कभी वो खुद बता देगा एडमिन एक्सपेंसेस इतने हैं, कभी हमने खुद ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। जैसे सैलरी एडमिन एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन एडमिन एक्सपेंस होता है, उसके बाद किसी भी किस्म की प्रोविजन वगैरह आ जाती है, वो एडमिन एक्सपेंसेस होता है। रेंट ऑफिस का एडमिन एक्सपेंसेस होता है। मैं पहले एक्सपेंसेस के नाम लिख देता हूं, फिर बाद में बताता हूं इसमें क्या क्या आ सकते हैं। एक आता है सेलिंग एक्सपेंस, और कभी कभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठा होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर वो तमाम खर्चे आते हैं जो मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं या ऑफिस से रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पे एडमिन एक्सपेंसेस में सारी सैलरीज, सारे रेंट, सारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टेशनरी, मतलब ऑफिस से रिलेटेड खर्चे सारे, वो सारे किस में आएंगे, एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर। ये थोड़ा बहुत आप हेर फेर कर जाते हो कि कुछ एक्सपेंस आपको सही पता नहीं चल रहा होता। ऑप्शन में ये देखना है कि कोई ऐसा खर्चा दोनों में ना आ जाए। बस कि सपोज दैट एक रेंट है, तो आपको नहीं समझ लग रही कि मैं एडमिन में लिखूं या सेलिंग में लिखूं। अब ये ना हो कि जब एडमिन लिखने लगो 250 वाली फिगर वो भी सिलेक्ट कर लो, और जब सेलिंग लिखने लगो वो भी 250 सेलेक्ट कर लो, तो फिर 250 किसी एक साइड पर आना चाहिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से होंगे भला? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो हो गया ना सेल कमीशन, और सेल्स एजेंट को सेल करने पे जो कमीशन दिया जाएगा। एक होता है कैरेज ऑन। कैरेज ऑन कौन सा होता है भला? वो जो डिलीवरी एक्सपेंसेस, या डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। बाकी सारे डेप्रिसिएशन किधर जाते हैं? लेकिन डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन सेलिंग एक्सपेंस में आएगी, क्योंकि वो स्टॉक को डिलीवर करने के लिए, आपके कस्टमर को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद बैड डेट्स किधर जाएंगे ये बता दें। बैड डेट्स
बैड डेट्स किधर जाते हैं, एडमिन में या सेलिंग में? अब देखिए इस पे इख्तलाफ आता है, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ये सेल्स हमारे पैसे नहीं आने थे वो नहीं आए, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सेलिंग एक्सपेंस उसे कहते हैं जब सेल करते वक्त खर्चा हो। देखिए सेल कमीशन सेल करने पे, कैरेज ऑन सेल करने पे, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल सेल करने पे। तो बैड डेट्स मोस्ट ऑफ द केसेस किस में लिखे जाते हैं, एडमिन। लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि वो सेलिंग में लिख देते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, एडमिन एक्सपेंस। सेल, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कौन से होते हैं पता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे हो? कंपनियों ने ना अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई होती है कि जैसे पेप्सी है या कोका कोला है या कोई और, जैसे गोरमे है। अब गोरमे ने वो लाहौर में प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या इसने यहां से डेली बेस पे स्टॉक भरते होंगे और पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करते होंगे? नहीं, इन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई होती है, वहां पर अपना स्टॉक पहुंचाते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके भी खर्चे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी सेल एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। ये मोस्टली कमीशन दिया जाता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल करते हैं ना उनको कमीशन भी दिया जाता है। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। अब ये सारे एक्सपेंसेस जिसे आप अदर एक्सपेंसेस कहते हो, ये डिफरेंट बताए होंगे या इकट्ठे बताए होंगे? इकट्ठे बताए होंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, अलग अलग करके बताए होंगे तो प्लस करेंगे और यहां पर एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर लिख देंगे। और वही उसी तरह से वो दोनों बॉक्स या फिल होंगे या खाली होंगे। फिल होंगे तो अच्छी बात ये होती है कि गलती का अंदाजा हो जाता है, क्लिक करेंगे हम अपने एक्सपेंसेस देखेंगे कि मैंने क्या क्या प्लस किए हैं, क्या क्या माइनस किया है, और आई कैप ने क्या क्या प्लस माइनस किया हो। अगर मैच कर गए तो ठीक है, नहीं मैच करते तो देखेंगे क्या गलती पॉसिबल हो सकती है। ठीक होगी बात? अब इसके बाद इन दोनों के कॉलम फिल करने के बाद क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दोनों माइनस करेंगे और एक यहां पर बॉक्स आएगा, उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद दो कॉलम और होंगे, एक फाइनेंस कॉस्ट का और एक अदर इनकम का। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या खर्चे आते हैं, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस, ये आएंगे फाइनेंस कॉस्ट में। कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं होती, वहां पे हेडिंग दी होगी, हमने सिर्फ बॉक्स फिल करने होगी। फाइनेंस कॉस्ट को मेजर करके या उसको कैलकुलेट करके और बैंक चार्जेस ऐड करके यहां लिख देंगे। एक कॉलम होगा अदर इनकम, ये मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही अमाउंट होती है, उसमें कुछ प्लस माइनस करना होता है और लिख देना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही अमाउंट होती है। क्या किया करेंगे जनाब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट माइनस अदर इनकम ऐड, हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। यहां तक हमारे सिलेबस में है जी। विजिबल है? नहीं, बिल्कुल छोटा हो गया। यहां तक हमारा सिलेबस है और यहां तक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। यहां तक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, और इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो कहते ही हैं। चलिए मैं एक एक स्टेटमेंट अलग अलग दिखा देता हूं। एक तो यहां तक है ग्रॉस प्रॉफिट तक का काम, इसे बोलते हैं भाईजान ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तक ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। अगर मैं इनके नाम आपको बता दूं, सेल से लेकर यहां तक होता है ट्रेडिंग अकाउंट।
अगर आपसे कोई कहना जी ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ, तो समझो ग्रॉस प्रॉफिट तक काम करना है। फिर सेल से लेकर नेट प्रॉफिट तक के हिस्से को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। यहां तक के पोर्शन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोला। और यहां तक अगर वो कह दे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हमारे सिलेबस में इतने तक है, हम फिर भी यही बनाएंगे। अगर वो हमें इनकम स्टेटमेंट कह दे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह दे, या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कह दे, तो हमने नेट प्रॉफिट तक बना। इसके बाद एक और चीज होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो होता है ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मजीद एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, उसको भी ऐड कर दोगे तो यहां पर बन जाएगा, इसे बोलते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या नेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और यहां पर आपकी स्टेटमेंट पूरी हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें ओसीआई। लेकिन ओसीआई हमारे सिलेबस में होता क्या है? ओसीआई का मतलब होता है जब आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू पड़े पड़े बढ़ जाए। जैसे लैंड है, आपने 50 लाख की खरीदी थी, 2 साल बाद 55 लाख की होगी। वो जो 5 लाख आपको कोई नेट ये सेल करके तो नहीं प्रॉफिट हुआ, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो बिजनेस की इनकम नहीं है, वो कुछ चीजें बेच के आपने इनकम नहीं कमाई। वो क्या इनकम है? वो तो आपके अदर इनकम है। वो तो मेन तो आपको पैसे मिले ही नहीं ना, बस कागजों में ही वैल्यू बढ़ गई। ठीक होगी बात? उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड जी स्टेटमेंट ऑफ नाम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका पुराना नाम होता था बैलेंस शीट। इसका पुराना नाम क्या था? बैलेंस शीट। डेट लिखने का तरीका पहले होता था एज ऑन, अब है एज एट। ये हेडिंग है। पहले क्या लिखा? रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, फिर क्या लिखा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हो, फिर क्या लिखा? रिपोर्टिंग ईयर। सबसे पहले आप लिखते हो यहां पर बिल्कुल वही, पहले लिख लो नॉन करंट एसेट्स। अब उसने तो एक बॉक्स बनाया होगा नॉन करंट एसेट का, हम होंगे सारे प्लस करेंगे माइनस करेंगे, जो प्लस माइनस होकर नेट टोटल एसेट्स होगी उसको बॉक्स में फिल कर दो। उसमें वही सारे नॉन करंट एसेट, लैंड है, बिल्डिंग है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। मतलब जब हम लिखोगे लैंड, फिर लिखोगे बिल्डिंग, बिल्डिंग में आपके पास क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट भी गिवन होगी और उसकी डेप्रिसिएशन भी गिवन होगी। आपने कैसे लिखना है? उनको माइनस करके। क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट भी बताई होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताई, और अगर नहीं बताई तो फिर जो वैल्यू गिवन है डायरेक्ट लिख दें। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, उसके बाद व्हीकल हो सकता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो जो नाम है ना सारे नॉन करंट एसेट्स के, उनमें से जो भी नॉन करंट एसेट सवाल के अंदर गिवन होगा आपने अपने कैलकुलेटर में प्लस कर लेना, या जो शीट है उसके ऊपर लिखकर प्लस कर लेना, और इस बॉक्स में आकर उसको फिल कर। ये बॉक्स भी डिफरेंट एसेट्स गिवन होंगे प्लस माइनस करके,
फिर उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बहुत, वो भी एक ही बॉक्स होगा। हाँ कभी कभी ऐसा होता है 4 बॉक्स देता है करंट एसेट्स, उसमें एक में स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक में अकाउंट रिसीवेबल, एक में प्रीपेड एंड अदर रिसीवेबल, और एक में कैश एंड बैंक। ये 4 बॉक्स देता है वो। स्टॉक की वैल्यू स्टॉक वाले बॉक्स में, रिसीवेबल वाली रिसीवेबल में, कैश और बैंक वाली कैश और बैंक में, बाकी जितने भी आपको नजर आए करंट एसेट वो सारे एक ही हेड के अंदर, किस नाम से? प्रीपेड एंड अदर रिसीवेबल। कभी वो लिख देता है एडवांस एंड अदर रिसीवेबल। सारे जितने भी इसके अलावा करंट एसेट होंगे ना, जो हमें लगेगा कि ये करंट एसेट्स है, वो प्लस करके नेक्स्ट यहां पर लिख, इन सबको प्लस करेंगे, या तो वो करंट एसेट का एक ही बॉक्स देगा, फिर हम प्लस करके डायरेक्ट लिख देंगे, या वो करंट एसेट के 4 बॉक्स देगा, एक का स्टॉक का, रिसीवेबल का अलग, अदर रिसीवेबल्स का अलग, और कैश और बैंक का अलग। तो जो जिस बॉक्स की वैल्यू होगी उसमें प्लस करके लिख देंगे। हमारे पास एक फिर और बॉक्स होगा, किसका भला? और ये हमेशा खुद ही फिल करना होता है। कैसे भला? करंट और नॉन करंट को प्लस करके इसमें लिख। फिर इसके बाद इक्विटी स्टार्ट होता है, इसके बाद इक्विटी स्टार्ट होता है। वैसे हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये थोड़ा ट्रिकी होता है। इसके अंदर आपके पास एक तो कभी कभी लिखा होता है ओपनिंग कैपिटल। याद रखिए ओपनिंग कैपिटल, जो कैपिटल गिवन होता है उसे ही बोलते हैं। ओपनिंग कैपिटल जो गिवन होगा उसे ही बोलते हैं। इसमें वो प्लस कर देता है रिटेन्ड अर्निंग, RE स्टैंड फॉर रिटेन्ड अर्निंग, या माइनस कर देगा रिटेन लॉस, प्लस कर देगा, या अगर रिटेन अर्निंग है तो प्लस, रिटेन अर्निंग है तो सॉरी लॉस है तो माइनस, अर्निंग है तो प्लस, फिर प्लस कर देगा नेट प्रॉफिट, माइनस कर देगा ड्राइंग्स, और एक यहां पर एक बॉक्स बना होगा जिसका नाम होगा क्लोजिंग कैपिटल। वो आपको एक ही बॉक्स दे देगा क्लोजिंग कैपिटल का। इसमें सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने ग्रीन लाइन के अंदर बंद किया है ना, इस सारे को प्लस माइनस करके नेट करोगे ना तो इसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिटेन। अलग अलग लिख दो, नेट करके लिख दो। थोड़ा सा बताने लगा हूं रिटेन अर्निंग के नाम और ये होता क्या है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है पिछले साल का जो प्रॉफिट आपको हुआ था ना, आपने सारा मालिक को नहीं दिया, सारा शेयर होल्डर्स को, बल्कि कुछ रिटेन कर लिया है, तो वो भी तो कंपनी का प्रॉफिट है। अब अगला जब प्रॉफिट आएगा तो उसमें प्लस होगा माइनस, प्लस हो जाएगा, और उसमें से जो निकाल लिया जाएगा माइनस हो जाएगा। तो रिटेन अर्निंग के कई नाम होंगे पेपर के अंदर। अगर उसने बताया हुआ है ना रिटेन अर्निंग, एक नाम है इसका रिटेन्ड अर्निंग, दूसरा नाम इसे कहते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक इसका नाम होता है अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, एक क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा प्रॉफिट और लॉस। अगर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर इस नाम से कोई चीज हो
वो रिटेन अर्निंग होगी। इस नाम से कोई चीज हो रिटेन अर्निंग होगी। अगली बात बताऊं, अगर डेबिट साइड पर होगी तो लॉस पड़ा होगा पहले, और अगर क्रेडिट साइड पर होगी तो प्रॉफिट पहले पड़ा होगा। डेबिट साइड पर क्या चीज होती है? या एक्सपेंस होता है, या एसेट होते हैं, या काउंटर एंट्री होती है किसी की। तीन चीजें होती है डेबिट साइड पर, या एसेट होता है, या एक्सपेंस होता है, या किसी चीज की काउंटर एंट्री होती है। तो अगर ये डेबिट साइड पर रिटेन अर्निंग है तो ये इनकम हुई या लॉस हुआ? डेबिट साइड पर अगर होगा तो लॉस होगा या इनकम होगी? लॉस होगा, क्योंकि डेबिट साइड पर या तो एसेट हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है। तो अगर ये डेबिट साइड पर कभी रिटेन अर्निंग पड़ा हो, जो कि एक सवाल में है भी सही, तो आप समझोगे ये लॉस पड़ा हुआ है। और अगर क्रेडिट साइड पर पड़ा होगा तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ये एक वो चीज है जो आपने पहले नहीं पढ़ी, और ये सिर्फ 2-3 सवालों में आई हुई है, और आप में से भी किसी एक बंदे को वो पेपर में आएगी भी, किसी एक बंदे, सबको नहीं आता रिटेन अर्निंग। अब करना क्या है, सादा सा काम। अगर आपको रिटेन अर्निंग पहले पड़ी हुई मिल जाए, प्रॉफिट उसमें प्लस करके, ड्राइंग्स माइनस करके कैपिटल में ऐड कर दो। प्रॉफिट प्लस करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे, और जो नेट आंसर आएगा वो कैपिटल में प्लस हो जाए। या तो देखो मैंने वही किया, प्लस रिटेन अर्निंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। इसका नाम होता है, क्या नाम होगा? क्लोजिंग कैपिटल। आपने लिखना है तो लिख लो, ये बॉक्स होगा, और यही बॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा सवाल के अंदर। हम करेंगे इंशाल्लाह 2 सवाल करने हैं प्रॉपर इसी मेथड के जरिए। अगर वो अभी तो नहीं कर सकते ना, अभी तो तकरीबन हमें 1 महीना लग जाएगा फाइनल अकाउंट सीखते सीखते, और 1 महीने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि कोई भी फाइनल अकाउंट का सवाल जिस तरह से मर्जी वो दे दे आप लोग हल कर लो। लेकिन उसके लिए आपकी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब आप स्टूडेंट नहीं रहे, प्रोफेशनल लोग हो, और प्रोफेशनल लोग सीखते हैं। आप अपने आप को फिर वही छोटा चुन्ना मुन्ना समझने की कोशिश कर रहे हो। अब बड़े हो जाओ, हो गए हो बड़े। अब तो अभी आपने थोड़े से दर्शन भी कर लिए आई कैप की। अब थोड़ा सा अपने आप को ना बड़ों वाली सोच रखें, सीखने वाले। ऐसे ही अगर नींद वगैरह आती है तो उसके साथ मेंटली तौर पर अपने आप को एक्टिव रखें कि कोई चीज मिस ना हो जाए आपसे। अब आपको एक बात का अंदाजा हो गया कि जो मैं आपको बातें करता था, जो बंदा रेगुलरली काम करता रहता है ना सीए, उसके लिए कुछ नहीं। सबसे मुश्किल पेपर आपने दिया क्यूएम का, आई कैप का उसका रिजल्ट 50% आता है, और आप लोगों का 90% से भी ऊपर होगा। अब देख लेना जब रिजल्ट आएगा, 4 लोग ऐसे होते हैं हमेशा मेरी क्लास में जिनका पेपर पता नहीं कहां से आता है। 4 लोग ऐसे होते हैं, सच में होते हैं, और मैं कहता हूं वो वही होने चाहिए जो पढ़ने वाले, क्योंकि वो पेपर हैंडल कर लेते हैं। जो भाई साहब एक ही सहारे जाते हैं, मैं कहता हूं उनको पेपर आसान आ जाना चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग का पेपर जैसे मर्जी आ जाए, आप नीयत के साथ पढ़ना, आपका पेपर फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इस पर ज्यादा कोशिश करनी है, ज्यादा मेहनत करनी। हाँ, अगर आपको ये मॉड पसंद है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ये होगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है मैं आपके ग्रुप में भी डेली बेस पे शेयर कर दिया ग्रुप। दूसरा मॉड है कि हमारा, क्योंकि ये तो आज इसलिए क्योंकि मजबूरी थी, कुछ बच्चे आज पहला दिन था तो नहीं पहुंच सके, तो नहीं तो हम फिर फिजिकली जैसे हम बोर्ड पे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। और वो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मैंने तो वैसे आपसे पूछा, मर्जी मैंने अपनी करनी। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है? नॉन करंट लायबिलिटी। चलें जी, थोड़ा थोड़ा मैं चीजें अभी बताने लग गया हूं ताकि बाद में मुझे कम मेहनत करनी पड़े। नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन आता है जी, और 99% लोन ही आता है। करंट लायबिलिटीज में आपको पता है क्या क्या आता है? एक तो आएगा अकाउंट पेएबल, एक आएगा अक्रूड एक्सपेंस, एंड अदर पेएबल। इसका मतलब है जितने भी अक्रूड एक्सपेंस होंगे, 2, 3, 4 हो सकते हैं, सारे प्लस करके एक ही जगह लिख देंगे। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। एक नई चीज बताने लगा हूं,
करंट मैच्योरिटी लोन, इसके बारे में किसी को पता है? करंट मैच्योरिटी लोन के बारे में? एक साल, बिल्कुल वो तो वही होता है। होता भला क्या है, हमने लोन ले लिया 5 लाख, क्या ले लिया? 5 लाख का लोन ले लिया एक एग्रीमेंट के तहत। वो क्या एग्रीमेंट है? कहता है जी 5 बराबर किस्तों में देना है आपने, और अगले साल से पहले किस्त दो। सुनिए जरा, 5 लाख का लोन लिया, बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ 5 सालों में देना है। कैसे? बराबर किस्तों में। तो हर किस्त कितने की होगी? 1 लाख की। नहीं, इंटरेस्ट को भी छोड़े, इंटरेस्ट तो अलग अलग देना है ना, लोन अलग दिया जाता है, इंटरेस्ट अलग दिया जाता है। 5 लाख का लोन और हर साल हमने 1-1 लाख देना है। कहता है भाई पहली किस्त आपने अगले साल देनी है। अब 5 लाख का लोन है हमें, नॉन करंट लायबिलिटी में 4 लाख आएगा, 1 लाख करंट मैच्योरिटी लोन में आएगा। अब कहेंगे वो कैसे? अब मुझे खुद बताएं, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? जो अगले 12 महीनों में पे करना है वो करंट लायबिलिटी है। अब 5 किस्तों में एक किस्त हमने अगले 12 महीनों में पे करनी है, तो क्या वो भी लॉन्ग टर्म लोन में आना चाहिए? तो उस 5 लाख में से 1 लाख लिखेंगे करंट लायबिलिटी में और 4 लाख लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। फिर अगला साल आएगा, 1 लाख पे हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4 लाख। फिर जब अगला साल एंड होगा 1 लाख फिर करंट लायबिलिटी में और 3 लाख। तो इसी तरह ये जो आप लिखे ना दिसंबर 23, इस पे खड़े होकर आपने सोचना है कहीं अगले 12 महीनों में कोई लोन पे तो नहीं करना। दिसंबर 23 में खड़े होकर सोचना है दिसंबर 24 तक कोई लायबिलिटी पे करने वाली तो नहीं है लॉन्ग टर्म। अगर अगले 12 महीनों में कोई भी लोन की किस्त पेएबल है तो किस में चली जाएगी? करंट लायबिलिटी में, करंट मैच्योरिटी लोन के नाम से या करंट पोर्शन ऑफ लोन के नाम से। लोन के अंदर एक प्रिंसिपल होती है और एक सेक्रेट इंटरेस्ट होता है जी। जो इंटरेस्ट है वो जाता है एक्सपेंसेस के अंदर, पिछली स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर, लोन इसके अंदर आएगा तो फ्लैश में आएगा डबल कॉम्प्रिहेंसिव। जो इंटरेस्ट होता है ना हमारा फाइनेंस कॉस्ट होती है, उसका तो लोन के साथ ताल्लुक ही नहीं है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट आता है लेकिन उसका हेड कौन सा है? फाइनेंस कॉस्ट। अब अगर आपने पे किया या नहीं किया, फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस में आ गया, पे किया तो कैश में से माइनस हो जाएगा, नहीं पे किया तो लायबिलिटी में आ जाएगा। वो है फाइनेंस कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट। हमने 5 लाख लिया, फाइनेंस कॉस्ट अलग देनी है लेकिन वो 5 लाख भी देना है। प्रिंसिपल अमाउंट होती है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट अलग लिखा जाता है और जो ओरिजिनल अब लोन है ना वो अलग लिखा जाता है। ठीक होगी बात? लो मेरे भाई, ये आपकी करंट लायबिलिटीज का बॉक्स आ गया और फिर एक बॉक्स होगा टोटल इक्विटी एंड, और इस बॉक्स में किन चीजों को प्लस करके आना है? कैपिटल का बैलेंस, नॉन करंट लायबिलिटी का बैलेंस, करंट लायबिलिटी का बैलेंस। और ये किसके बराबर होना चाहिए? टोटल एसेट्स के। और जो कि कम लोगों का बराबर आता है, किसी का 100 का डिफरेंस, किसी का 1000 का डिफरेंस, किसी का 5000 का, किसी का 10,000 का, कोई फिर मिलियन वाले भी होते हैं। लेकिन ये है कि इसमें जितने बॉक्सेस आपके ठीक उतने नंबर आपको मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका अगर बैलेंस बराबर नहीं आ रहा तो आपके कोई नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो बैलेंस किस बॉक्स की वजह से बराबर नहीं आ रहा उस बॉक्स के नंबर भी नहीं मिलेंगे, आंसर के तो मिल ही नहीं। और आपका ज्यादा रिलायबल बॉक्स वाला कौन सा होता है? टोटल एसेट्स वाला, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट थोड़ी आएंगी, उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपने उस आंसर को देख करना, अगर कोई मसला आ रहा है, कोई फिगर में चेंज आ रही है तो उसको देखें। ठीक होगी बात? चलिए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आई कैप ने 28 क्वेश्चन दिए बड़े बेसिक से और उसने फॉर्मेट भी दिया हुआ है। हम उस फॉर्मेट को कॉपी करवा के उसको फिल किया करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस वैसी ही हो जाए। आपको जो एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे, अब अकाउंटिंग में भी एडिशनल क्वेश्चन है, उसका कोई फायदा फूदा तो नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग तो मैं कहता हूं जहां से भी हमें प्रैक्टिस मिलेगी ना हम करेंगे, क्योंकि मैथ एक और चीज थी। मैथ में हम अपने आप को ज्यादा बढ़ाने का फायदा ही नहीं था, वो आपके सामने है कि इससे कम भी पढ़ते हैं ना तो मेरी काम हो जाना था। लेकिन अब हमने खुले दिल से पढ़ना है,
और आपने भी नींद छीन पूरी करनी है। सर्दियों को रात को सारी रात मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, मोबाइल बंद कर देना है, मोबाइल बल्कि इस्तेमाल ही नहीं करना। रात को नींद आए या ना आए, मोबाइल अम्मा जी के तकिए के नीचे होना चाहिए, आपके पास होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल बंद कर दो, कहीं फेंक दो, जो मर्जी करो। जितना मोबाइल से दूर हो जाओगे कामयाब हो जाओगे। वरना ये जो आपकी शक्लें इतनी इतनी सी रह गई है, ये सिर्फ इसी वजह से है, रात को आप सोते नहीं हो, प्रॉपर नींद होती नहीं। चले जी, सिर्फ आपने बताना है, वैसे ये क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं, सिर्फ बताना है कि ये कहां कहां जी वैल्यू गिवन है, कहां कहां जाएगी। देखिए जी, लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट एट कॉस्ट, नीचे उन दोनों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो आपस में माइनस होके ठीक। इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वेजेस एंड सैलरीज, बैड डेट्स, बैंक इंटरेस्ट कहां पर जाएगा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमारे अदर एक्सपेंस में जाएंगे। अच्छा, अगर आपको एडमिन और सेलिंग का अलग अलग हेड नहीं गिवन होगा, फिर अदर एक्सपेंस बस लिखकर प्लस करके लिख देंगे और उन सबको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर आगे रिसीवेबल, पेएबल, कमीशन क्रेडिट साइड पर है तो क्या होगा, कमीशन क्रेडिट साइड पर है, इनकम। कमीशन अगर डेबिट, कोई ऐसी चीज जो इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है, तो उसकी साइड देखेंगे, अगर डेबिट साइड पर है तो वो एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट साइड पर है तो वो कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज आउट, लॉन, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको इन्वेंट्री भी गिवन है। तो कल आपने घर से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोबारा करके आना, ये पहले हमने किए हुए हैं जी। करंट लायबिलिटी है हमारी, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी किधर आएगी। चलें जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे।